देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनिका सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। तमाम बड़ी खबरों से आपको रिव्यू कराएंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है उत्तराखंड से। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी जानकारी, विधानसभा सत्र की तैयारियां जोरों पर चल रही है। उत्तराखंड में विधानसभा सत्र की शुरुआत होने वाली है। 23 अगस्त से उत्तराखंड विधानसभा सत्र बुलाया गया है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अब तक विधायकों द्वारा भेजे गए 593 प्रश्न, विधायकों द्वारा अब तक विधानसभा सत्र के लिए 593 प्रश्न भेजे गए हैं। सत्र के हंगामेदार होने की संभावना भी जताई गई है। देखा जा रहा है जिस तरीके से इस वक्त मानसून सत्र चल रहा है, हंगामे की भीड़ चढ़े, लगातार हंगामे की भीड़ चढ़ा हुआ है। ऐसे में आसार लगाए जा रहे हैं कि उत्तराखंड विधानसभा सत्र भी हंगामे की संभावना के आस लगाए जा रहे हैं। अब तक विधायकों द्वारा 593 प्रश्न भेजे गए हैं। उत्तराखंड में विधानसभा सत्र की शुरुआत होने जा रही है। सत्र के हंगामेदार होने की संभावना भी है। 23 अगस्त से उत्तराखंड विधानसभा सत्र बुलाया गया है। आपको बता दें अब तक इसके लिए विधायकों की तरफ से 593 प्रश्न भी भेज दिए गए हैं और सत्र के हंगामेदार होने की संभावना भी जता दी गई है। लगातार तमाम मुद्दे हैं जिसे लेकर के विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरने में लगी है। ऐसे में उत्तराखंड में भी हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारियों के साथ। धीरेन्द्र, उत्तराखंड में भी विधानसभा सत्र की शुरुआत होने जा रही है। क्या लगता है कि हंगामे की भीड़ चढ़ता नजर आएगा जिस तरीके से मानसून सत्र देखा जा रहा है? उनका देखिए, यह कोविड काल में इसके पहले के 2 सत्र मानसून कोविड की जो है भेड़ चढ़ चुके हैं और ये लंबे समय के बाद ये सत्र आयोजित हो रहा है। क्योंकि सितंबर के पहले यहाँ पे विधानसभा सत्र का आयोजन करना जरूरी था, इसलिए मंगलवार को ही कैबिनेट में सरकार ने फैसला किया कि 23 अगस्त से 27 अगस्त के बीच मानसून सत्र का आयोजन किया जाएगा। इसमें 2 बातें महत्वपूर्ण है। इस बार नेता सदन भी नए होंगे और नेता प्रतिपक्ष भी नए होंगे। नेता सदन यानी मुख्यमंत्री भी नए होंगे इस बार विधानसभा में, और जो नेता प्रतिपक्ष है प्रीतम सिंह, वो भी एक नई भूमिका में, नए रोल में दिखाई देंगे। और देखने वाली बात यह है कि जो विधायक है उसमें उन लोगों में बेहद उत्साह है इस सत्र को लेकर के, और इसीलिए 700 के करीब प्रश्न अभी तक विधानसभा में लगाए जा चुके हैं। इन प्रश्नों का जवाब आना है विधानसभा के सदन पटल पे। तो निश्चित रूप से इस बार का जो सत्र है वो काफी हंगामेदार होगा, क्योंकि चुनाव के पहले का यह एक तरह से अंतिम सत्र भी हो सकता है। क्योंकि अगर दिसंबर में चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो अगला जो सत्र है वो नई सरकार के उसमें होगा, गठन के बाद होगा। तो इसलिए इस बार के सत्र में जो विपक्ष है वो सरकार को घेरने की कोशिश करेगा, जो सत्ता पक्ष है वो अपनी तमाम कामों को विधानसभा के सदन पटल पे रखने की कोशिश करता हुआ दिखाई देगा। तो सोनिका, पूरी उम्मीद है कि इस बार का जो विधानसभा सत्र है, जो मानसून सत्र है, वो काफी हंगामेदार होगा। धीरेन्द्र, कौन कौन से प्रस्ताव पेश किए जा सकते हैं, क्या कुछ जानकारी? अभी इसके बारे में सरकार ने कोई विशेष जानकारी सोनिका नहीं दी है, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे जरूर हैं जो चुनाव को प्रभावित करेंगे। उसको सरकार चुनाव से पहले विधानसभा से पारित करा लेना चाहेगी। जल्द ही सरकार इस पे अपना रुख स्पष्ट करेगी और कौन कौन से प्रस्ताव लेकर के सदन पटल पे आ रही है वो भी बताएगी। तो विधानसभा सत्र के दौरान कौन से अहम मुद्दे रहेंगे बीजेपी की तरफ से अगर बात की जाए तो? देखिए, बीजेपी की तरफ से तो जो कोविड में उन्होंने काम किए हैं उसको बताने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही रोजगार के मुद्दे पे उन्होंने क्या काम किया है उसको बताने की कोशिश करेंगे। कानून एवं व्यवस्था के क्षेत्र में जो सरकार ने काम किया है उसको भी वहां पे वो बताने की कोशिश करेंगे। तो एक तरह से देखिए कि जो बीजेपी है, जो सत्ता में है इस समय, वो पूरी तरह से सदन में पॉजिटिव बातों को लाने की कोशिश करेगी। क्योंकि विधानसभा सत्र की जो कार्रवाई है वो तमाम मीडिया माध्यमों से आम जनता तक जाती है। तो एक बड़ा मौका भी होता है सरकार को, यानी ट्रेजरी बेंच के लिए, कि वो अपने तमाम कामों को यहाँ रखे जिससे पूरे प्रदेश की जनता में उनके कामों का संदेश जाए। लेकिन जो विपक्ष है उसके लिए भी एक अवसर होता है कि वह तमाम मुद्दों पे विधानसभा के सदन में सत्ता पक्ष को घेरे, क्योंकि उसका भी मैसेज जनता में जाता है और बहुत प्रभावी तरीके से जाता है। तो इसलिए जो हम लोग बात कर रहे हैं कि विधानसभा सत्र शायद तेज होगा, हंगामेदार होगा, तो उसका यही कारण है कि दोनों पक्ष अपनी अपनी बातें रखने की कोशिश करते हुए दिखाई देंगे। पेगासस का मुद्दा जो है, जो जासूसी का मुद्दा है, सेंट्रल गवर्नमेंट में आजकल चल रहा है, उसको भी लेकर के सदन में सवाल पूछे जाएंगे और उसको भी लेकर के हंगामा होने की पूरी संभावना है। इसके साथ ही जो भू कानून को लेकर के पूरे उत्तराखंड में एक नया आंदोलन खड़ा हो गया है, उसको लेकर के भी सरकार कोई बड़ा प्रस्ताव ला सकती है। क्योंकि कल और परसों जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ सरकार की समन्वय बैठक हुई है, उसमें उनके जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष आए थे, उन्होंने भी कहा है कि भू कानून को लेकर के सरकार चुनाव के पहले कोई एक कड़ा कदम उठाए। तो इन सबको लेकर के कुछ नए प्रस्ताव
आ सकते हैं विधानसभा के सदन पटल पे। धीरे कांग्रेस की तरफ से क्या रणनीति आप देखते हैं घेरने की सरकार को, क्योंकि मुद्दे बहुत है, लगातार देखा गया उत्तराखंड में प्रदर्शन किए जा रहे थे, देवस्थान बोर्ड का भी मुद्दा है। बिल्कुल, देखिए देवस्थानम बोर्ड पे कांग्रेस काफी आक्रामक है। जैसे सरकार इस पे अडिग है, उसी तरह से कांग्रेस बेहद आक्रामक है। उसका जो प्रदेश नेतृत्व है लगातार इस बात को कह रहा है कि सरकार, अगर कांग्रेस की सरकार आती है 2022 में, तो देवस्थानम बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। जबकि उत्तराखंड की जो सरकार है वर्तमान में, वो कहते रहे हैं कि इससे कोई कमी है तो उनका जो डेलीगेशन है वो आ रहा है, हम उनकी बातें सुन रहे हैं और कुछ कमी है उसे दूर किया जाएगा। लेकिन ये राज्य के जो तीर्थ यात्री आते हैं राज्य के मंदिरों के हित में, इसलिए इससे पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। लेकिन कांग्रेस के जो नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष है गणेश गोदियाल ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का दावा किया कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो पहली कलम से सबसे पहले इस देवस्थानम बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से देवस्थानम बोर्ड को लेकर के भी विधानसभा में आवाज सुनाई दे सकती है सोनिका। ठीक है धीरेन, तमाम जानकारी आपने दी कि उत्तराखंड विधानसभा की शुरुआत होने जा रही है, क्या कुछ रहने वाला। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं, उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं 2022 में, तो ऐसे में बीजेपी की अहम बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर के बीजेपी लगातार एक्टिव मोड में भी नजर आ रही है। बीजेपी का कुमाऊं क्षेत्र पर फोकस है। दरअसल बैठक में लगातार चर्चा हो रही है और इस बैठक में अहम फोकस कुमाऊं क्षेत्र पर है। बीजेपी ने बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। 2022 में आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं। उत्तराखंड में समय बहुत कम बचा है अब और बीजेपी लगातार तैयारियों में जुट गई है। बैठकों का दौर लगातार चल रहा है और आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से कुमाऊं क्षेत्र पर पूरा फोकस है। कुमाऊं क्षेत्र को साधने की पूरी कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। आपको बता दें कि 2022 से पहले बीजेपी 2022 मिशन को साधने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। तमाम बैठकें की जा रही हैं। हाईकमान की तरफ से लगातार फैसले लिए जा रहे हैं, रणनीति बनाई जा रही है। उत्तराखंड का जिक्र कर रहे हैं। तमाम कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है कि किस तरीके से कार्य करना है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी पूरी तरीके से किया जाएगा। बीते दिन बैठक हुई थी जिसमें सोशल मीडिया वॉलंटियर्स के साथ बैठक की गई थी बीजेपी की तरफ से। लगातार बैठकों का दौर बीजेपी की तरफ से की जा रही है। सरकार पूरी तरीके से तैयारियों में जुट गई है क्योंकि उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव है और सभी राजनीतिक दल इस वक्त एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती क्योंकि नए सीएम के पास समय बहुत कम है। सामान्य तौर पर संगठन में जो उत्तराखंड के विभिन्न विषय होते हैं और कैसे उनमें गति देनी है, कैसे उनको तेजी से काम चलना है, कैसे समाज के साथ, संगठन के साथ, सब लोगों का एक साथ समन्वय हो, उसके लिए ऐसी बैठकें नियमित रूप से चलती रहती हैं। वही बैठक चल रही है। हमारे संवाददाता नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए तमाम जानकारी के साथ। नवीन, 2022 के मिशन को लेकर के बीजेपी लगातार तैयारियों में जुट गई है। क्या रणनीति आप देख रहे हैं, किस तरीके से तैयारियां चल रही है उत्तराखंड में? जी निश्चित तौर पर जिस तरीके से लगातार बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। अभी कल ही बैठक हुई है, मुख्यमंत्री खुद बैठक का सानिध्य कर रहे थे और प्रतिनिधित्व कर रहे थे और लगातार जो है बैठकों का दौर जारी है। जो कार्यकर्ता है उन्हें अहम जिम्मेदारी दी गई है कि किस तरीके से अब आम जनता के बीच में जाना है। जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं हैं वो लोगों तक किस तरीके से पहुंची है, कार्य भी लोग जो कार्यकर्ता हैं उन्हें दिया गया है। तो तमाम सारी जो बैठकों में अहम निर्णय अलग अलग जो मंडल बनाए गए हैं उन्हें दिया गया है। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं को अहम जिम्मेदारी दी गई है। पदाधिकारी जो है उन्हें अहम जिम्मेदारी दी गई है। क्षेत्रों का निर्धारण किया गया है कि कौन गढ़वाल क्षेत्र में रहेगा और कौन कुमाऊं क्षेत्र में। तो तमाम सारी जो तैयारियां हम तरफ से की जा रही हैं क्योंकि अब चुनाव में जो है वक्त बहुत कम बचा हुआ है, तो चुनावी शंखनाद शुरू हो गया है। लगातार बैठकों का दौर बीजेपी में जारी है और जो कार्यकर्ता हैं उन्हें अहम जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। सोशल मीडिया एक ट्रैक बनाया गया है कि सोशल मीडिया के माध्यम से आम जनता तक पहुंचा जाए। अगर जहां पर कार्यकर्ता नहीं पहुंच पा रहे हैं वहां पर फोन के माध्यम से संपर्क किया जाए, सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क किया जाए। तो तमाम सारी जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें दुरुस्त करने का काम बीजेपी ने शुरू कर दिया है और लगातार बैठकों के साथ कार्यकर्ताओं को अहम जिम्मेदारी दी गई है। नवीन, बीजेपी कुमाऊं क्षेत्र का तरफ पूरा फोकस कर रही है, तो क्या रणनीति बना रही है कुमाऊं क्षेत्र को साधने की? जी निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री स्वयं कुमाऊं से हैं, तो कहीं ना कहीं जो फोकस है वह कुमाऊं पर भी है। हालांकि बीजेपी की तरफ से यह कहा जाता है कि समूचे उत्तराखंड में जो बीजेपी का घर है और बीजेपी वहां पर पूरी तरीके से काबिज भी होगी 2022 के चुनाव में।
लेकिन कहीं ना कहीं जो अगर कुमाऊं क्षेत्र की भी बात की जाए तो कुमाऊं क्षेत्र में फोकस किया गया है। इसके साथ ही बैठकों का दौर जो जारी है। इसके साथ प्रदेश अध्यक्ष को भी जिम्मेदारी दी गई है कि वह क्षेत्र का दौरा करेंगे और स्वयं मुख्यमंत्री भी मॉनिटरिंग पे लगे हुए हैं, वो जिलों का दौरा करेंगे। तो कहीं ना कहीं तैयारियां पूरी जोर शोर पर हैं और कार्यकर्ताओं को भी जिम्मेदारी दी गई है और मुख्यमंत्री स्वयं लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं इन सभी चीजों की। जो भी बैठकें हो रही हैं वो खुद प्रतिभाग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 2022 का चुनाव है, काफी तैयारियां बीजेपी की तरफ से की जा रही हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि 2022 में जनता किसकी तरफ जाती है, ये तो 2022 का चुनाव ही बताएगा। ये 2022 का चुनाव ही बताएगा नवीन। लेकिन तमाम पार्टियां दावे कर रही हैं कई जनता के पास जाकर के, तो ऐसे में जनता का क्या मूड आप देख रहे हैं कि बीजेपी की तरफ? जनता का साफ तौर पर कहना है कि जो जनता के हितों में फैसला लेगा जनता उसी को वोट करेगी। अभी जनता का रुझान आना शुरू नहीं हुआ है। हालांकि जो तमाम सारे दल हैं, अगर क्षेत्रीय दलों की बात की जाए या फिर अन्य दलों की बात की जाए, तो अब जनता के बीच अपने लोक लुभावन वादे लेकर जरूर जा रही है। तो कहीं ना कहीं अब जो पार्टियों का लोगों तक पहुंचना, जनसंपर्क करना अब शुरू हो गया है। पार्टी जो तमाम सारी पार्टियां हैं अपने अपने वादे लेकर जनता के बीच में जा रही हैं। लेकिन जनता भी अपना जो मूड है वह बताने के अब अभी नहीं बता रही है। तो कहीं ना कहीं अभी जनता मॉनिटरिंग का काम जनता खुद भी कर रही है कि पार्टियों की मॉनिटरिंग का काम कर रही है। और लेकिन चुनाव जो है वह नजदीक है, तो अब जनता ही बताएगी कि किसकी तरफ वोट जाएगा, किसकी सरकार बनेगी और 2022 में कौन सत्ता में काबिज होगा। तो बीजेपी की बूथ लेवल पे कार्यकर्ताओं की क्या तैयारी आप देखते हैं नवीन? देखिए, बूथ लेवल की बात की जाए तो तमाम सारी जिम्मेदारियां अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं, पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां दी गई हैं। सबसे बड़ी बात यह होती है कि जो मंडल बनाए गए हैं, मंडलों में जाकर कार्यकर्ताओं को साफ तौर पर यह निर्देशित किया गया है कि हर घर तक जाना है, हर गांव तक जाना है। कोई भी ऐसी जगह ना बचे जहां पर कार्यकर्ता ना पहुंचे हैं। तो इसको लेकर जो बैठकें हैं वो भी जारी हैं और जो सोशल मीडिया एक माध्यम बनाया गया है, एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, उसके तरीके से भी जो अपनी बात है, बीजेपी की बात है, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जो राज्य सरकार की योजनाएं चल रही हैं, उसको पहुंचाने का काम कार्यकर्ताओं को दिया गया है। इसके साथ ही जो पिछली सरकार ने काम किया है और जो इस सरकार ने काम किया है उसको लेकर भी बीजेपी के कार्यकर्ता तैयार हैं। और साफ तौर पर जो युवाओं का, अगर युवाओं की बात की जाए तो बीजेपी में युवाओं को जोड़ने का सिलसिला भी शुरू हो गया। तमाम सारे जो युवा हैं उन्हें जोड़ने का काम शुरू कर दिया गया है। एक ढांचा तैयार किया जा रहा है कि जो युवा हैं, जो लोगों तक जा सकते हैं, आम जनता तक पहुंच सकते हैं, उन युवाओं को जोड़ा जा रहा है। क्षेत्रीय युवाओं को जोड़ा जा रहा है, ग्रामीण युवाओं को जोड़ा जा रहा है। तो तमाम सारी जो तैयारियां हैं बीजेपी की तरफ से पूरी कर ली गई हैं और जो जिम्मेदारियां भी हैं उन्हें भी अब धीरे धीरे जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो तमाम सारे लोग हैं, उन्हें सौंपी जा रही हैं। ठीक है नवीन, तमाम जानकारी आपने दी कि बीजेपी किस तरीके से तैयारियां कर रही है उत्तराखंड में, क्योंकि समय बहुत कम बचा है आगामी विधानसभा चुनाव में। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं, उत्तराखंड के जिक्र करेंगे। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव है 2022 में और अब कांग्रेस भी मिशन 2022 के लिए शुरू हो गई है। उत्तराखंड कांग्रेस ने अपना मिशन 2022 की शुरुआत कर दी है। कार्यकारी अध्यक्षों को काम भी सौंप दिए गए हैं। दरअसल आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने चारों कार्यकारी अध्यक्षों को काम सौंप दिए हैं। कांग्रेस की ओर से कोर कमेटी की मीटिंग 3 और 4 अगस्त को होनी है। कोर कमेटी की मीटिंग होनी है कांग्रेस की 3 और 4 अगस्त को। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। कांग्रेस के अंदर भी 2022 मिशन के लिए तैयार नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी। इस वक्त कार्यकर्ता तमाम कार्य करते हुए नजर भी आ रहे हैं। उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में कांग्रेस की बात करें तो प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने चारों कार्यकारी अध्यक्षों को काम भी सौंप दिए हैं। जिम्मेदारियां सौंपी जा रही है तमाम कार्यकर्ताओं को। इसी के साथ कांग्रेस की कोर कमेटी की मीटिंग होनी है 3 और 4 अगस्त को। 3 और 4 अगस्त को मीटिंग होनी है। अहम मीटिंग ही मानी जा रही है। अहम मुद्दों पर बातचीत की जा सकती है, रणनीति बनाई जा सकती है इस मीटिंग के दौरान आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि समय बहुत कम बचा है और कांग्रेस भी लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है उत्तराखंड में। और कांग्रेस की तरफ से दावे भी किए जा रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता में वापसी करेगी। हालांकि तस्वीरें 2022 के बाद देखने को मिलेगी कि जनता किसका चुनाव करती है, लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियां इस वक्त अपने अपनी तरफ से दावे कर रही हैं। और इसी बीच अब उत्तराखंड कांग्रेस का मिशन 2022 की शुरुआत कर दी है। 2022 को लेकर के एक्टिव नजर आ रही है कांग्रेस भी। कार्यकारी अध्यक्षों को काम भी सौंप दिए गए हैं। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने सभी को काम सौंपे हैं। कांग्रेस की कोर कमेटी की मीटिंग होने वाली है 3 और 4 अगस्त को। अहम मीटिंग होगी ये।
इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस का मिशन 2022 की शुरुआत करती है। तमाम रणनीति बनाई जा रही है, कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी जा रही है। उत्तराखंड कांग्रेस का मिशन 2022 की शुरुआत हो गई है। कार्यकारी अध्यक्षों को काम भी सौंपे जा रहे हैं। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है कांग्रेस में। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। चारों कार्यकारी अध्यक्षों को काम भी सौंपे गए हैं। हमारी संवाददाता विशाखा चौधरी हमारे साथ जुड़ी है तमाम जानकारी के साथ। विशाखा, एक और बीजेपी नजर आ रही है एक्टिव मोड में, अब दूसरी ओर कांग्रेस भी मिशन 2022 की शुरुआत कर दी है। क्या रणनीति आप देख रहे हैं कांग्रेस की? फिलहाल कांग्रेस और जिस तरीके से खबर सामने आई कि आगामी 3 से 4 अगस्त को जो कोर कमेटी की बैठक है कांग्रेस के द्वारा वो आयोजित की जाएगी और जो तमाम कार्यकर्ता है उनसे फिलहाल रिपोर्ट मांगी गई है और उसी रिपोर्ट के आधार पर 2022 के जो रणनीति है चुनाव की वो तैयार की जाएगी। बात करें फिलहाल जिस तरीके से जो नवनियुक्त जो प्रदेश अध्यक्ष है गणेश गोदियाल और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, इन सभी ने फिलहाल जिस तरीके से कहा है कि फिलहाल कांग्रेस ने एकजुट होकर यह दिखाया है और जिस तरीके से पंजाब मॉडल की तर्ज पर यहाँ पर 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, वो 4 कार्यकारी अध्यक्ष कहीं ना कहीं कांग्रेस को 2022 के विधानसभा चुनाव में यह फायदा पहुंचाएंगे कि जिस तरीके से समय कम है और उसको देखते हुए काम ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं फिलहाल कांग्रेस ने जो अपनी रणनीति है, जो काम है, वो डिवाइड कर दिए हैं। जो 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं और गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल, मैदानी और जो संगठनात्मक तौर पर जो काम होते हैं, इन 4 जो रीजन हैं इनमें डिवाइड किया है। चारों कार्यकारी अध्यक्ष को जो रणजीत रावत है उन्हें गढ़वाल के जिलों की कमान सौंपी गई है। इसी तरीके से जो जीत राम है उनको कुमाऊं की जो कमान है वो सौंपी गई है। इसी तरीके से तिलक राज बेहद है उनको मैदानों की जो कमान है वो सौंपी गई है और प्रत्येक कार्यकारी अध्यक्ष से यह कहा गया है कि वो जनता तक अपनी पहुंच बनाए, जनता तक अपनी रीच बनाए और जिस तरीके से जो फिलहाल समय कम है चुनाव को लेकर, उसके तहत कांग्रेस ने पूरी रणनीति जो है वो बनाई है। और जिस तरीके से फिलहाल गणेश गोदियाल ने एक अध्यक्ष के तौर पर और जो प्रदेश प्रभारी है देवेंद्र यादव, उनका कहना है कि फिलहाल कांग्रेस बूथ स्तर तक जाकर जनता से रूबरू होगी। जनता की जो परेशानियां फिलहाल सत्ता पक्ष की ओर उन्होंने इल्जाम लगाते हुए कहा कि जो है उसको सुनेगी और यदि कांग्रेस सत्ता में आती है तो जो भी वादे उन्होंने कहे हैं वो पूरे करेगी। ये तमाम फिलहाल जो चीजें हैं वो कांग्रेस के द्वारा की जा रही है उत्तराखंड में और जाहिर तौर पर एक मजबूत विपक्ष के रूप में फिलहाल कांग्रेस हमें दिखाई दे रही है। विशाखा, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि आने वाले समय में सत्ता में फिर से वापसी करेगी कांग्रेस, लेकिन आप ग्राउंड जीरो पे रहती हैं, तो क्या जनता का मूड आप देख रही हैं? जी बिल्कुल सोनिका, देखिए जिस तरीके से फिलहाल क्योंकि उत्तराखंड की हिस्ट्री रही है कि यहाँ पर पार्टी रिपीट नहीं कर पाती है, तो जाहिर तौर पर फिलहाल परिवर्तन की लहर एक तरीके से कह सकते हैं कि हो सकता है कुछ सीटों पर परिवर्तन की लहर हो, क्योंकि पिछले 5 सालों से जनता जिन लोगों की नेतृत्व में है, तो हो सकता है कि कुछ सीटों पर ऐसा हो कि नेतृत्व परिवर्तन की लहर जरूर हमें दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरीके से फिलहाल सत्ता पक्ष की अगर हम बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, तो कमी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी नहीं छोड़ी जा रही है। जिस तरीके से आरएसएस की समन्वय में बैठक चल रही है, तमाम बड़े निर्णय किए जा रहे हैं। जो ज्वलंत मुद्दे फिलहाल राज्य में है, चाहे वो भू कानून है, देवस्थानम बोर्ड है, बेरोजगारी को लेकर जो सरकारी नौकरियों की जो वैकेंसी सरकार ने निकाली है, फिलहाल सरकार सत्ता पक्ष कभी यह नहीं छोड़ रहा है कि जो मुद्दे पिछले 5 सालों से बने हुए हैं, जाहिर तौर पर चुनाव के समय में उन्हें बुलाने की कोशिश कर रहा है और उन पर बड़े निर्णय भी लिए जा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो सत्ता पक्ष है वो बड़े निर्णय ले रहा है, जो कमी पिछले 5 सालों में रही है उसको पूरी करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ चाहे वो कांग्रेस है, वो एक मजबूत विपक्ष के रूप में सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी भी जरूर एक विपक्ष के तौर पर राज्य में उभर रही है। यह तो फैसला चुनाव में ही हो पाएगा कि जो किसकी कितनी रणनीति है पार्टी की, वो कितने काम आ पाती है। ठीक है विशाखा, तमाम जानकारी आपने दी कि उत्तराखंड में किस तरीके से कांग्रेस रणनीति बना रही है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे रुख करते हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। उत्तराखंड में 2 दिन भारी बारिश होगी, मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है उत्तराखंड के लिए। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि राज्य में संवेदनशील स्थानों पर भूस्खलन, चट्टान गिरने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग लगातार चेतावनी जारी कर रहा है। निचले इलाकों में जल भराव से परेशानी हो सकती है। मौसम विभाग की तरफ से अपील की जा रही है कि बाहर ना निकले, बेवजह बाहर ना निकले, क्योंकि उत्तराखंड में अगले 2 दिन भारी बारिश का
सामना उत्तराखंड वासियों को करना पड़ सकता है। प्रशासन अपने स्तर पर तमाम व्यवस्थाएं कर रही है और लोगों से अपील कर रही है कि बेवजह बाहर न निकले और पहाड़ी क्षेत्रों में जाने से बचे, क्योंकि अगले 2 दिन उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है मौसम विभाग की तरफ से। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। राज्य में संवेदनशील स्थानों पर भूस्खलन, चट्टानें गिरने की संभावना जताई गई है। निचले इलाकों में जलभराव से परेशानी हो सकती है। मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है, पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है उत्तराखंड में सड़कों पर जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गई है। मलबों के गिरने की शुरुआत हो गई है। मलबे सड़कों पर अब तक पहुंच गए हैं। पहाड़ों की ढलकने की तस्वीरें देखने को मिल रही है। और इसी के साथ मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि राज्य में संवेदनशील स्थानों पर भूस्खलन की तस्वीरें भी देखने को मिल सकती हैं। उत्तराखंड में 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है मौसम विभाग की तरफ से। मौसम विभाग की तरफ से लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है। उत्तराखंड के लिए येलो अलर्ट मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए जारी किया है और अपील की जा रही है लोगों से भी कि बाहर ना निकले, बेवजह सतर्क रहे, सावधान रहे। हमारे संवाददाता संचित शर्मा हमारे साथ जुड़ गए तमाम जानकारी के साथ। संचित, उत्तराखंड में अगले 2 दिन बेहद तेज बारिश होने वाली है, मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है। क्या कुछ अपडेट आपके पास? इस वक्त कैसा मौसम उत्तराखंड में? देखिए सोनिका, मैं आपको बता दूं कि बात अगर इस वक्त उत्तराखंड की करें तो उत्तराखंड के जो मौसम विभाग ने अगले 2 दिन का येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही साथ उन्होंने चेतावनी में ये भी बताया है कि जो मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्रों में जो नदी किनारे जो लोग रह रहे हैं, सबसे पहले उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। और दूसरी बात ये कि जो मैदानी स्थानों में मैदानी जो जगह है वहां की अगर बात करें तो जो नदी है, नदियां उफान पर है। और पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में जहां पर भूस्खलन जैसी समस्याएं पैदा हो सकती है, वहां पर जाने के लिए मनाही की गई है। साथ ही साथ इसमें जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को लगाया गया, आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में कि किस तरीके से जो पहाड़ी क्षेत्र है उत्तराखंड के अंदर, पहाड़ी क्षेत्र जो उत्तराखंड के अंदर बद्रीनाथ हाईवे की अगर बात करें तो आप देख सकते हो लगातार बंदे अवरोध वहां पर पैदा हो गया भूस्खलन के चलते। आप मसूरी में देखिए, मसूरी में इस वक्त भूस्खलन हो रहा था। तो पहाड़ी क्षेत्रों में इस वक्त जाना कितना खतरे से भरा हो सकता है, इसलिए जो चेतावनी जारी करी गई उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि पहाड़ी क्षेत्रों पे जाने से बचे और मैदानी क्षेत्रों में जो नदी वाला इलाका है जहाँ पे नदी और जलभराव जैसी समस्या हो सकती है, वहां पर जाने के लिए मना किया गया है। मैं आपको बता दूं कि अगर इस वक्त बात अगर देहरादून के मौसम की करें तो सुबह हल्की बारिश के बाद अब थोड़ी धूप देहरादून के अंदर निकल आई। और बात रुड़की की करें तो रुड़की में सुबह से ही धूप निकली हुई थी, लेकिन जिस तरीके से थोड़ी देर बाद ही वहां पर बादल छाए हुए हैं। और हरिद्वार की अगर बात करें तो हरिद्वार में लगातार बारिश हो रही है। और मैदानी क्षेत्रों की अगर बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में इसी तरीके का मौसम बना हुआ है। पहाड़ी क्षेत्रों में जो बारिश से जो लोग हैं पहाड़ी क्षेत्रों में रह रहे हैं उनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेके एसडीआरएफ और एनडीआरएफ लगातार उनकी सहायता में कार्यरत है। संचित, निचले इलाकों की बात करते हैं तो लोगों में इस वक्त वहां दहशत का माहौल है, क्योंकि निचले इलाकों पे सबसे ज्यादा असर देखने को मिलता है। क्या कुछ तैयारी आप देख रहे हैं प्रशासन की तरफ से? देखिए, जिस तरीके से निचले इलाकों की अगर बात करें इस वक्त, तो निचले इलाकों में अगर जो समस्या इस वक्त सबसे ज्यादा उत्पन्न होती है, एक तो वो होती है कि जो नदी किनारे रह रहे लोगों के लिए होती है, क्योंकि नदी नाले बढ़ जाते हैं। जो नगर निगम का कार्य, नगर निगम जिस तरीके से कार्य कर रहा है उसे आप देख सकते हैं तस्वीरों में, उनकी हकीकत बयां कर रहे हैं। उनके बड़े बड़े जो दावे वादे किए गए थे उनकी पोल खोलते हुए आपकी तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी कि जिस तरीके से नगर निगम कह रहा है कि उन्होंने पूरी तैयारियां कर ली थी और सड़कों में पानी भरने की समस्या जिसको लेकर के कहीं गड्ढे खुले होते हैं, कहीं सड़कें टूटी होती है, उसको लेकर के जो लोगों को चोट लग जाती है। ऐसी समस्या इस वक्त उत्तराखंड के अंदर पैदा हो रही है। और जहाँ पर पानी की निकासी जिन क्षेत्रों में नहीं है वहां पे लोगों को अपने घर से बाहर निकलने में काफी दिक्कत आ रही है। बात अगर देहरादून से लगे कुछ किलोमीटर अगर दूर की बात करें, मुख्यमंत्री आवास से महज 7 से 10 किलोमीटर दूर अगर बात करें आईटी पार्क क्षेत्र की, तो आप देख सकते हैं आईटी पार्क क्षेत्र का हाल ये है कि वहां पर 4 फीट से ऊपर तक का पानी वहां पर बह रहा है। लोगों घर से लोग 2 दिन से घर से बाहर नहीं निकले। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी समस्या इस वक्त देहरादून के निचले इलाके जो मैदानी क्षेत्रों की अगर बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में किस तरीके से लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है संचित, तमाम जानकारी आपने दी कि उत्तराखंड में किस तरीके से मौसम का अपडेट है इस वक्त और लोगों का जीवन यापन किस तरीके से हो रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराया। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।